ये लोग देखो कहाँ घूमने गए हैं। वाह तो दीदी, कितना अच्छा ही घूम हाँ रहे हो यार, न्यू ईयर आप। और क्रिसमस तो आ ही रहा है, अपन को एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए, वो भी फॉरेन ट्रिप। कोई ऐसी कंट्री जाना है जहाँ पे हिल्स हो और जहाँ बीचेस हो, और जहाँ अपन नाइट लाइफ भी इंजॉय कर सके, न्यू ईयर की और पार्टी। जहाँ एंशंट लाइफ भी, लाइक विलेज रूट वाली लाइफ भी इंजॉय करें। तो ऐसी तो कंट्री एक ही है, वियतनाम। तो अगर आप भी हमारे जैसे कंफ्यूज हैं कि किस कंट्री जाना चाहिए, तो बिना सोचे समझे वियतनाम लॉक कर दीजिए। इतनी खूबसूरत कंट्री है ना, मेरे को उसकी खूबसूरती का पहले पता होता तो हम जा चुके होते वहां पे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहली वजह वियतनाम अभी जाने की ये है कि ये एकदम सुटेबल वेदर, वहाँ के बीचेस भी बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, रेन भी नहीं होती है उतना, ठंडा भी नहीं होता है, गर्म भी नहीं होता है, मतलब परफेक्ट वेदर कंडीशन है। अगर आप भी मेरे जैसे अपनी पाई पाई जोड़ करके ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उसके अलावा अपनी पाई पाई छुट्टी बचा करके ट्रैवल करने वालों में से हैं, तो बेटर होगा आपके लिए कि आप स्काई स्कैनर को चूज़ करें अपनी टिकट्स बुक करने के लिए। वैसे तो अगर आपको बजट फ्रेंडली फ्लाइट चाहिए इंडिया से वियतनाम की, तो वियत जेट ले सकते हैं, जिसमें आपका लगेज इंक्लूडेड नहीं रहता है, सिर्फ 7 kg आप लेकर के चल सकते हैं। और अदरवाइज हमें लगता है कि वियतनाम एयरलाइन जो उनकी नेशनल एयरलाइन है, आप वो ले सकते हैं, जिसमें फूड भी वो आपको दे रहे हैं, साथ में अल्कोहल वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो भी सर्व करते हैं। हार्डली 1000 to 2000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा वियतनाम एयरलाइंस के लिए। अदरवाइज बात करें तो वियत जेट की जो रिव्यूज है ना, वो बहुत पुअर है तो आप देख लीजिए कि आपको जो भी सूट करे वो आप कर लीजिए। याद रखिए ये कि अपनी फ्लाइट जितनी हो सके एडवांस में बुक कर लीजिए। अगर आप तुरंत तुरंत करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकती है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि मेरे को भी एयरपोर्ट में एक लोग ऐसे मिले थे कि उन्होंने हैनॉय से ही हैनॉय आए, लैंड किया और वहीं से उन्होंने अपनी रिटर्न फ्लाइट कर ली। तो वियतनाम नॉर्थ टू साउथ बहुत एक लंबी कंट्री है, तो अगर आप हैनॉय में लैंड कर रहे हैं तो आप टेक ऑफ करिए हो ची मिन से और अगर हो ची मिन आप जा रहे हैं तो आप लौटिए हैनॉय से। तो इससे आपको पूरी कंट्री आप कवर कर सकेंगे। इवन 7 डेज की ट्रिप में भी आप ये पूरा कवर कर लेंगे। तक अगर आप डिसाइड कर ही चुके हैं कि हाँ वियतनाम ट्रैवल करना ही करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना वीज़ा एडवांस में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीज़ा लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट हुआ था। मतलब कैन यू इमेजिन कि मेरी रात को फ्लाइट है और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, उसी दिन मेरे को पता लग रहा है। थैंक गॉड कि हमने अर्जेंट वाला वीज़ा अप्लाई किया और वो मेरा अप्रूव हो गया। मेरी फ़ोटो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। इसलिए आप इन एडवांस अपना वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करिए। हार्डली मेरे मतलब हमें 2500 रुपीज़ लगा था नॉर्मल वीज़ा के लिए, लेकिन अर्जेंट वाले का रेट चेंज हो गया था। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो ही गया है तो क्यों ना होटल बुक कर लिया जाए। तो होटल बुक करने के लिए हमने यूज़ किया था एगोडा, बट booking.com से भी आप अपना होटल कर सकते हैं। जो कोई भी वेबसाइट आप फॉलो करते हो, मेरे को इनमें लगता है कि हाँ आपको बेस्ट डील मिल जाती है। और अगर आप बजट ट्रिप पे हैं तो आपको हॉस्टल्स वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं, और अगर आप फैमिली ट्रिप पे हैं और प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप Airbnb बुक करिए, जो कि हम सजेस्ट करेंगे। हमने नहीं किया था बट आप ये करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिव्यू वहाँ पे था Airbnb का, और हमने जो एगोडा booking.com में देखा था उससे भी हमें पता लगा कि आप खुद कुक कर सकते हैं, अपने साथ रेडी टू ईट लेकर के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे आपको नहीं होगी। और बाकी होटल्स तो हैं ही, बाकी आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप रुकना कहाँ पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं वियतनामीज डोंग की, कि आपको करेंसी कहाँ से एक्सचेंज कराना है। ये वाला नोट हमने संभाल के रखा था, क्योंकि हम हर कंट्री से एज ए सोवेनियर अपने लिए एक नोट बचा लेते हैं। तो आपको बेटर होगा कि इंडिया से थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करा लीजिए। हम थॉमस कुक से अपनी करेंसी थोड़ी सी तो एक्सचेंज करा लेते हैं किसी भी कंट्री जाते हैं तो। और अगर आप इस कंट्री की नहीं भी करेंसी चाहें तो आप डॉलर रख सकते हैं, डॉलर ईजिली कन्वर्टेबल है किसी भी कंट्री में। और वहाँ जाने के बाद अगर आपको शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आप रख सकते हैं अपने साथ ये स्केपिया कार्ड, जिसमें ज़ीरो मार्कअप चार्जेस हैं। इसके अलावा आप नियो ग्लोबल कार्ड भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ना कि खूब सारी शॉपिंग हो जाएगी, मार्कअप चार्जेस भी आपके नहीं लगेंगे। और हाँ, अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट लैंड करने के बाद आप अपनी कैब बुक करेंगे तो उन्हें कैश देना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज कराएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी तो करेंसी एक्सचेंज करा ही लीजिए।
वियतनाम का इमिग्रेशन काफ़ी कूल है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। वो इवन सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछने वाले, बस ईमानदारी से आप अपना पासपोर्ट उनको दे दीजिए, अपनी आइटिनरी उनको बता दीजिए किस होटल में स्टे करने वाले हैं, टेंटेटिव भी अगर आपका है, अगर कंफर्म नहीं है तो बस वो डमी बुकिंग्स होती हैं वो उनको शो कर दीजिए, अपने टिकट्स शो कर दीजिए, वीज़ा शो कर दीजिए। उसके अलावा उन्हें आपकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सो डोंट वरी फॉर दैट इमिग्रेशन। नेक्स्ट आपको चाहिए वियतनाम का सिम कार्ड, क्योंकि वहाँ लैंड करते ही आपकी सिम बंद हो चुकी होगी और आपको अभी कैब वगैरह बुक करने के लिए या कहीं का भी मैप भी देखने के लिए सिम चाहिए होगी। तो बेटर है कि आप वहाँ जा कर के एयरपोर्ट से तो बाय मत करिए अपनी सिम। वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कराने के लिए आपको कोई भी फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना वाईफाई कनेक्ट करा के फ़िलहाल तो काम चला लीजिए। बाकी ऑफिशियल स्टोर जो है वियरटेल का, वहाँ से आप एक सिम अपने लिए ले सकते हैं। मेरी तो पोस्ट पेड सिम होने के बाद भी सिर्फ इकलौती वियतनाम ऐसी कंट्री थी अब तक की जहाँ पे मेरी सिम नहीं काम कर रही थी, तो बेटर होगा कि आप अपनी सिम वहाँ से ले लें। और अपने साथ यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर ले जाना मत भूलिएगा। चलते हैं एयरपोर्ट से अपने रूम की तरफ या अपने होटल की तरफ या अपने एयरबीएनबी की तरफ या हॉस्टल की तरफ। कहीं भी जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ से जाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। साउथ ईस्ट एशिया की ऊबर है ग्रैब। तो ग्रैब ऐप आप अपना पहले से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जा कर के आप ग्रैब से अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर आप शटल बस भी ले सकते हैं अपने होटल तक जाने के लिए। उसके बाद आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से भी जा सकते हैं। और डोमेस्टिक ट्रैवल अगर आपको करना है तो बसेस और ट्रेन बेस्ट ऑप्शंस हैं वियतनाम में, बजट फ्रेंडली हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप वहाँ पे फ़्लाइट ले सकते हैं। फ़्लाइट लिटिल बिट कॉस्टलियर है वहाँ पे। और हाँ, अगर आप वहाँ पे स्कूटी रेंट करने वाले हैं ही या फिर कार रेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे वैसे तो नहीं पूछेंगे आपको रेंट पे देने से पहले, एक्स्ट्रा रुपीज़ आपसे ले लेंगे, रखवा लेंगे सिक्योरिटी मनी। बट जब ट्रैफिक पुलिस वाले अगर रोकेंगे तो आपसे एज अ ब्राइब ले ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेटर होगा कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर के चलिए। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ का ट्रैफिक है वो इंडिया से अपोज है। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगी, बाद में आप समझ जाएंगे कैसे चलना है। वैसे तो अगर बोला जाए ट्रैफिक के मामले में तो वियतनाम दूसरा इंडिया है। कहीं से भी कितनी बहुत बाइक्स हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब बल्क में आपको दिखेंगी, बहुत ट्रैफिक वहाँ पे आपको नजर आएगा। आर यू वेजिटेरियन विजिटिंग वियतनाम? तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो वियतनाम ट्रैवल करने वाले हैं तो भाई बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जिस रेस्टोरेंट में वेज एंड नॉन वेज दोनों है वहाँ पे खा लीजिए। हनोई में तो लिटरली प्रॉब्लम हमें हुई थी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि होटल की बजाय आप एयरबीएनबी लीजिए। आपको ईजिली एयरबीएनबी कॉस्ट इफेक्टिव है काफ़ी, और आप वहाँ पे सेल्फ कुक कर सकते हैं। बस अपने साथ थोड़ा सा सामान लेके जाने की ज़रूरत है तो वो बेटर होगा। वरना कितनी भी खूबसूरत कंट्री क्यों ना हो, खाने को कुछ ना हो ना तो वो खूबसूरत लगना बंद हो जाती है। मेरे को तो इंडिया याद आने लग गया था। ओह माय गॉड, हम इंडिया कब जाएंगे। हनोई के बाद जब आप होयान जाएंगे तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी वहाँ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है खाने की। वहाँ पे आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और हो ची मिन में भी आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बस प्रॉब्लम हमें हनोई में ही आई तो ऐसा आपके साथ ना हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। पर हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना भूल ही गए कि वियतनाम में किसी को इंग्लिश भी नहीं आती है। मतलब इंग्लिश भी समझाना मुश्किल होगा, तो इसके लिए बेटर होगा कि आप गूगल ट्रांसलेटर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके चलें। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहे होते, वहाँ पे ट्रांसलेटर भी काम नहीं करता है, तो इसलिए ऑफलाइन ट्रांसलेटर भी अपने फ़ोन में रखें, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है वियतनाम में। तो अब बात करते हैं फाइनली टोटल बजट की, कि अगर आपका भी ट्रिप 7 डेज़ का प्लान कर रहे हैं आप तो कितना बजट पड़ेगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो, और अगर आप कपल में कर रहे हैं तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो अराउंड मानिए कि 25,000 में आपका टू एंड फ्रो टिकट विद वीज़ा हो जाएगा। वीज़ा के चार्जेस 2,000 to 2,500 हैं, वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी 20,000 तक फ़्लाइट अगर आप पहले से बुक कर लेते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ले रहे हैं तो 25,000 से 40,000 तक मानिए कि हाँ, डोमेस्टिक ट्रैवल भी आप फ़्लाइट से कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम तो सजेस्ट करेंगे कि ओवरनाइट जो ट्रेन्स हैं या बसेस हैं, आपके पास टाइम है तो आप वो लीजिए बजाय फ़्लाइट लेने के, क्योंकि वियतनाम में डोमेस्टिक फ़्लाइट काफ़ी कॉस्टली हैं बाकी अदर कंट्रीज़ से।
फिर उसके बाद रहने की बात करें तो बजट ट्रैवल पे आप हैं तो 1000 to 1200 में आपको रूम मिल जाएंगे। फिर भी हार्डली 2000 भी माने तो 6 डेज़ के अकॉर्डिंग आपके 8 to 12,000 में आपका स्टे हो जाएगा, उससे कम में भी हो सकता है। और फिर बात करते हैं फूड की, तो प्योर वेजिटेरियन अगर आप हैं तो पर डे का 1000 रुपीज़ मान लीजिए, उस अकॉर्डिंग आपके 7000 हो जाएंगे 7 डेज़ के। और नॉन वेजिटेरियन तो आपका 600 में भी आराम से काम चल जाएगा। लोकल ट्रैवल की बात करें तो 3 to 4000 टोटल ट्रिप में आपको आएगा, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसका चार्ज। और सिम 500 to 1000 रुपीज़ मान लीजिए। शॉपिंग तो आपके ऊपर है, आप कितने की करने वाले हैं। मतलब अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम में तो यकीन मानिए कि गोवा की ट्रिप जितनी लंबी की आप खर्चेंगे उससे कम में आप वियतनाम को करके आ सकते हैं, बजट फ्रेंडली अगर ट्रैवल किया तो। अगर सोलो ट्रैवल है आपका 50 to 60 में आप 1 वीक की ट्रिप करके आराम से आ जाएंगे। और अगर कपल में जा रहे हैं तो ये 80 to 1,20,000 तक पड़ सकता है, डिपेंड्स आप कहाँ रुक रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग तो रुकने की है। हाँ, अगर आप इसमें हालोंग बी का नाइट क्रूज इंक्लूड करेंगे तो ये तो आपको कॉस्टली होने वाली है, क्योंकि मेरा जो क्रूज था वो लग्जरी क्रूज था तो 40,000 प्लस टैक्सेस मेरा लगा था। और भी आपकी मतलब अफोर्डेबल रेट में भी वहाँ पे क्रूजेज अवेलेबल है, डिपेंड्स आप कौन सा बुक कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारा ट्रिप स्टे पे बहुत कुछ मैटर करता है कि आप कहाँ स्टे करने वाले हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं अगर आप काफ़ी लो बजट पे हैं, कि आप डे क्रूज़ लीजिए बजाय नाइट स्टे वाले क्रूज़ के। लेकिन हम तो सजेस्ट करेंगे कि थोड़े दिन और रुक करके और रुपए बचा लीजिए, बट नाइट स्टे क्रूज़ तो लेना ही लेना बनता है। होयान में रुकिए, दानांग की जगह। दानांग में होटल काफ़ी कॉस्टली हैं और टैक्सी वगैरह बुक करने से अच्छा है कि आप वहाँ पे जा कर के स्कूटी बुक कर लीजिए। एंड नाउ दिस इज़ अ टॉप सीक्रेट। ऑनेस्टली बताएं तो मेरे को कभी भी नहीं पता था कि वियतनाम इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है। तो मेरा वियतनाम ट्रैवल करने का सिर्फ एक रीज़न था, वो था आईफोन परचेज़ करना। मेरे को लेटेस्ट आईफोन चाहिए था। लास्ट टाइम हमने दुबई से जा कर के लिया था, तो सोचा कि आईफोन अगर आपको लेटेस्ट बाई करना है तो उसकी कॉस्ट जो इंडिया में पड़ेगी उतने में आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जहाँ आप जाएँ, नॉट किसी भी, मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवल की कॉस्ट भी उस आईफोन में एडजस्ट हो जाती है। तो हमने इस बार चूज़ किया कि चलो वियतनाम घूम के आते हैं, आईफोन भी आ जाएगा। पता ही नहीं था इतना प्यारा सा सरप्राइज़ है वियतनाम। तो इसलिए हमने बोला कि हाँ, आपको अगर सिर्फ एक ही रीज़न है कि लेटेस्ट आईफोन भी परचेज़ करना है तो भी आप वियतनाम जा सकते हैं। आपको कंट्री भी घूमने को मिलेगा और टिकट तो आपकी वसूल हो ही जाएगी आईफोन ख़रीदने में। और अगर अब आपने मन बना ही लिया है आईफोन परचेज़ करना है वही वियतनाम से, तो बिना देरी के अपनी फ़्लाइट बुक कर लीजिए हो ची मिन सिटी के लिए। और वहाँ पे पहुँचने के बाद डिस्ट्रिक्ट 1 चले जाइए, जहाँ पे आपको 2 ही रिलायबल स्टोर्स मिलेंगे, एक है शॉपटंग, दूसरा एफपीटी। ये 2 से ही आपको आईफोन परचेज़ करना है, क्योंकि एप्पल वालों ने तो स्टोर अपना बनाया नहीं है जहाँ आप जा सकें। तो इनसे आईफोन परचेज़ करने के बाद एक कंडीशन रहेगी कि अगर आपको आईफोन वहीं पर खोलना है तो आप शॉपडंग से ले लीजिए। वो आपको वहीं पे ओपन करेंगे बॉक्स को, तभी आप परचेज़ कर भी पाएंगे। लेकिन अगर आपको वैट रिफंड चाहिए तो उसके लिए बॉक्स सील रहना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। तो ऐसे शॉपडंग वाले आपको सेल ही नहीं करेंगे कि वो तो बॉक्स खोल के ही आपको डिलीवरी देंगे। तो फिर आपको शॉपडंग छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा एफपीटी। वो आपको बंद बॉक्स के साथ में सेल कर रहे हैं आईफोन। ये वारंटी का कोई वो नहीं होगा कि आप खोल करके देख लें, बाद में आप नहीं जा पाएंगे उन तक। तो इसलिए हमने तो ओपन नहीं किया था, शॉपडंग छोड़ करके हमने एफपीटी से अपना आईफोन परचेज़ किया और मेरे को एयरपोर्ट में आकर के वैट रिफंड मिल गया था। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। इसके अलावा हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं लास्ट, जिसके बाद हम अपने ब्लॉग का एंड करने वाले हैं, कि डिस्ट्रिक्ट 1 में एफपीटी स्टोर के पास ही था नाइकी का स्टोर, मोस्ट रिलायबल नाइकी का स्टोर, मतलब दैट वाज द ओल्डेस्ट स्टोर ऑफ नाइकी इन वियतनाम। जहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे को रनिंग शू चाहिए था, जो कि हम अब तक नहीं परचेज़ कर रहे थे, क्योंकि हमने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ देखी थी कि वियतनाम में या साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट कॉपी बहुत ज़्यादा मिल रही है कि आप खुद भी डिफरेंस नहीं बता सकते हैं मॉल में बिकने के बाद भी कि ये फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल है। मतलब कुछ पीसेस वो मॉल में भी रख देते हैं और आपके हाथ में फर्स्ट कॉपी लग सकती है इतना पैसा देने के बाद भी। तो इसलिए जब हमने सुना कि हाँ ये बहुत रिलायबल स्टोर है, तो हम उस नाइकी के स्टोर गए और हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई ब्रांड पे भी रिलाई नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा वियतनाम में खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए लोगों को, कि लोग पहनना ही नहीं चाह रहे थे ब्रांड्स, जब उन्हें फ़र्स्ट कॉपी कम पैसों में अवेलेबल है और वो भी जब कोई डिफरेंस ही ना कर पाए कि ये फ़र्स्ट कॉपी है ओरिजिनल, तो वो क्यों ब्रांड्स में पैसा
खर्चें, वेस्ट करें। तो इसलिए उन्हें कई साल लग गए ये बताने में लोगों को कि ब्रांड और उसका फ़र्क क्या है फर्स्ट कॉपी का। तो ये सुन कर के हम बहुत ज़्यादा शॉक थे। खैर जो भी हो, हमने तो अपने 2 शूज़ परचेज़ किए, एक जॉर्डन और एक रनिंग शू। तो ये था मेरा वियतनाम का पूरा ड्रेस कोड वियतनाम, शाशा।